सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अतले क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और ये आपके पवन सीरीज के प्रश्न हैं जितने भी यहाँ पर आप देखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे पंखा, कपड़ा धोने वाली मशीन आदि में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि बिजली की चमक की गति ज्यादा होती है और गरज की गति कम होती है, इसलिए पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज सुनाई देती है। जैसे आकाश में रॉकेट छोड़ने पर पहले रॉकेट दिखाई देता है, फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है वो धीरे होती है और जो चमक होती है वो हमें पहले दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो पूंछ और निमेशक पटल, निमेशक होगा यहाँ पर, निमेशक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां, अपेंडिक्स, अक्ल, दाढ़, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है मनुष्य के, जिसमें निमेशक पटल, पूंछ, कर्ण पल्लव की पेशियां, ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य जाल को समझाइए। तो किसी भी पारितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतर क्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि घास को टिड्डा खाता है तो घास क्या हो गया? उत्पादक। टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। अब टिड्डे को गिरगिट या छिपकली खा रहा है या फिर मेढक खा रहा है तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और मेढक को सांप या बाज जो भी खा रहा है वो यहाँ पर तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, और सांप को भी कौन खा रहा है? बाज खा रहा है तो बाज यहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सांप हमेशा तृतीयक में रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बाज चूंकि सर्वोच्च उपभोक्ता है तो ये सांप को भी खाएगा, मेढक को भी खाएगा, गिरगिट छिपकली सबको खाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बालक के सिरों का विभवांतर। यहाँ पर बालक नहीं बल्कि क्या होगा? चालक होगा। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक का प्रतिरोध तो V बराबर IR, तो फॉर्मूला आपको पता ही है। इसमें देखिए विभवांतर दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई है 8 बराबर, I की वैल्यू भी दी हुई है 2 एम्पियर, विद्युत धारा 2 और R प्रतिरोध हमें निकालना है। तो R इक्वल टू यहाँ पर हम 2 को भेजेंगे तो यहाँ पर ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, 4 ओम प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। तो अयस्क से अशुद्धि को दूर करके धातु को निकालने तथा धातु को शुद्ध करने का जो प्रक्रम होता है वही धातु क्रम या धातु कर्म कहलाता है। इसमें सांद्रता है, फिर निस्तापन है, फिर भर्जन है, फिर प्रगलन है और फिर धातु का शोधन है। ये पूरे के पूरे प्रोसेस होते हैं कि किसी भी धातु को शुद्ध करने के। 2022 के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 2021 में पूछा हुआ है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लेंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इन्हें मुख्य आवर्त सारणी से बाहर नीचे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो एड्स विषाणु के कारण शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली कोशिकाओं लिम्फोसाइट्स T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं? तो सर्वाहारी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे सर्वाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि बाज हुआ, मनुष्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं RBC और WBC उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता होती है? लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या हैं? उनके भी नाम लिखिए। 2021 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो अयस्क का सांद्रण अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें अशुद्धियों,
मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है और इसकी कुछ विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, ये सब सांद्रण की विधियां हैं। ठीक है, इससे जो अयस्क में मिले हुए मिट्टी, कंकड़, पत्थर के कण होते हैं उनको अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रा को स्पष्ट करिए। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो ये HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, समजात अंग किन्हें कहते हैं? तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ यहाँ पर होगा वस्तुओं को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना करिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी के होता है। तो यहाँ पर Q, अगर हम Q की वैल्यू निकाले तो Q क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी के। तो I की वैल्यू हमें पता है 5 एम्पियर है और समय चूंकि यहाँ पर देखिए घंटे में दिया हुआ है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये पूरा आप सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3600 सेकंड जो है यहाँ पर इसको रखेंगे हम, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 18,000 कूलाम। तो ये हो जाएगा आवेश, ये हो जाएगा 18,000 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे ही हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अयस्क किसे कहते हैं? तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है उन्हें ही हम अयस्क कहते हैं। 2020 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो चेहरा पीला और निस्तेज होना, सांस फूलना, पेट फूला फूला लगना, भूख न लगना, खाने के प्रति अरुचि और खा लेने से उल्टियां हो जाना, निरंतर ज्वर बना रहना या शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति अधिक होना, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियां मोटी, भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये सभी इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, एड्स के लक्षण बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो भूख नहीं लगती है, शरीर के वजन में कमी होती है, ज्वर रहता है, त्वचा पर ददोरियां हो जाती हैं, थकावट रहती है, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, खनिज तथा अयस्क से आप क्या अभिप्राय है? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर आदि। अब अयस्क क्या होते हैं? अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, इनका फिर शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता ही है कि यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? जो खरगोश हुआ, हिरन हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब कुछ नहीं खाने को पाएंगे, ये सब कुछ नहीं खाने को पाएंगे, तो इनको जो लोग खाते हैं वो इनको खा करके अपना पेट भर लेंगे। लेकिन जब ये भी नहीं रह जाएंगे तो फिर वो किसको खाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता किसको खाएंगे? और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खा गए तो इस तरीके से सब पूरा का पूरा जो चेन है वो खराब हो जाएगा और सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, सभी जीव जंतु खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पर से, अगर पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं और ये परिभाषा हर साल लगभग पूछी गई है, विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। मैंने कहा था आपसे अभी कि अवशेषी अंगों के नाम जरूर याद रखिएगा। अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं?
तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर के जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विद्युत के दो सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक में सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और कुचालक में रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब विद्युत के कुचालक हैं। सूखी लकड़ी की बात यहाँ पर की गई है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करिए। तो देखिए, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है। ये क्या? विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। ठीक है, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लिवर का एक गंभीर संक्रमण रोग है। ठीक है, इसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला रोग है और ये लिवर का एक गंभीर रोग है, यानी कि लिवर इससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। जिसे डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे कि इन्वर्टर में जो करंट होता है, हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है उसमें डीसी करंट ही होता है, जिसके थ्रू घर में लाइट जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को हम दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, उन्हीं को हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से क्या करते हैं? अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। एड्स का पूरा नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 33 है। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये समांतर रेखाएं हैं और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 1 एम्पियर से आपका क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। जैव विकास किसे कहते हैं? तो कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्यप्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। जैव विकास का होना प्रमाणित है। जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों लैमार्क और डार्विन का नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। प्राकृतिक चयनवाद क्या है? तो जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं और इसे ही हम प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो देखिए, समरूप तथा समवृत्ति रचनाएं या समजात रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 39 है। जीवाश्म विज्ञान क्या है? अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं और ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर के बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक दो घटकों से मिलकर के बना हुआ पारिस्थितिकी तंत्र। तो जैविक घटक में हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता और अपघटक और अपरद भोजी आते हैं, जबकि अजैविक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, ताप, दाब ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है? तो जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं उसे हम आहार या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए।
तो एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तरों में उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, तृतीयक भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, खाद्य जाल से क्या आशय है? कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ऐसे पारितंत्र को हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। तो यही है पारिस्थितिकी पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो देखिए, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज, ये 3 वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव विकास के क्या प्रमाण है? तो देखिए, जैव विकास के जो प्रमाण है निम्न है, जीव जंतु पौधे की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवांशिकी आदि। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, जैव विकास क्या है? तो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नव डार्विनवाद क्या है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है? तो उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। तो उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी मैंने कराया है ये प्रश्न आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है? तो लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं? तो हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते हुए देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न हैं। इतने भिन्न है कि इन्हें नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रिज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, डार्विनवाद और नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। तो डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार है। पहला है, डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा है, डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा है, समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। टोटल 55 क्वेश्चंस आज यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों, इस क्लास को शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, चाहे ऐप के बारे में हो। ऐप में आपको पता है हम सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स देते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए। और यहाँ पर कांटेक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।